नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश नागर और बायोलॉजी के सेक्शन में आज हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। आइए सबसे पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन कोशिका के किस भाग में उपस्थित होती है। हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में ये सेल वॉल के ठीक भीतर, यानी ये सेल वॉल है और इसके ठीक भीतर सेल वॉल से लगा हुआ भीतर की ओर, अंदर की ओर एक स्ट्रक्चर होता है, एक पतली झिल्ली थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है। तो ये बात रही थी प्लांट सेल की। दूसरी ओर अगर हम एनिमल सेल में देखें तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसमें ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सबसे बाहरी लेयर बनाती है। एनिमल सेल में सबसे बाहरी लेयर बनाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो डिस्कवर्ड बाय नेजली एंड क्रीमर। नेजली और क्रीमर ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर बाय नेजली एंड क्रीमर। उसके बाद इसको प्लाज्मा लेमा नाम दिया प्लॉवर के थ्रू। प्लॉवर ने इसको प्लाज्मा लेमा नाम दिया था। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, क्या विशेषता होती है सेल मेम्ब्रेन की, क्या काम होता है सेल मेम्ब्रेन का? तो सेल मेम्ब्रेन का सबसे पहला जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है कि ये लिविंग ऑर्गन है। सेल का एक लिविंग ऑर्गन है, जीवित झिल्ली होती है। इलास्टिक, नंबर 2 है इलास्टिक। इसके अंदर इलास्टिकलिटी होती है। जैसे आपने रबर बैंड देखा है कि आप उसे खींचते हैं तो वो खींचता है, छोड़ देते वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से इलास्टिक होती है। ये थिन होती है, काफी पतली होती है और सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी चयनात्मक झिल्ली है। चयनात्मक का अर्थ दोस्तों होता है कि जो पदार्थ को देखते हुए ये निश्चय करती है कि इसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। यानी अगर हम मोटे तौर पर कहें तो सेल मेम्ब्रेन का काम कोशिका में होता है एक गार्ड की तरह। एक गार्ड की तरह काम होता है। जैसे कि एक गार्ड जो किसी घर में होता है, उसका मेन काम होता है कि इस घर में कौन एंटर कर रहा है, किसको जाने देना है और किसको नहीं जाने देना है, किसको बाहर आने देना है, किसको नहीं आने देना है। एक घर में, एक मकान में जब कोई गार्ड रखा जाता है तो यही सोचकर रखा जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से रखा जाता है कि किसी जो बाहर से जो आउटर पर्सन है वो अंदर आने योग्य है या नहीं है। तो हमारी कोशिका में आप जानते हैं, जीवित कोशिका में अगर हम देखें तो बहुत सारे पदार्थों को अंदर एंट्री करनी होती है, जैसे कि ऑक्सीजन है, भोज्य पदार्थ हैं, और इसके अपोजिटली जो अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर आना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का काम हुआ, सेल मेम्ब्रेन का काम है कि ये सेल मेम्ब्रेन एक चौकीदार की तरह काम करती है। किसको अंदर आने देना है, किसको नहीं आने देना, ये कंट्रोल करती है सेल मेम्ब्रेन। तो ये थे सेल मेम्ब्रेन किसने डिस्कवर की थी? नेजली और क्रीमर ने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया और प्लोवर ने इसको नाम दिया था प्लाज्मा लेमा। इसके ये कुछ गुण हैं, लिविंग है, इलास्टिक है, थिन है और सेलेक्टिव परमिएबल है। सबसे इसका इंपॉर्टेंट जो गुण है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका सिलेक्टिवली परमिएबल होना, यानी किसको अंदर आने देना है, किसको नहीं आने देना, ये निर्धारित करती है सेल मेम्ब्रेन। आइए आगे चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के विषय में, इसकी रचना में, इसके काम को देखते हुए इसका जो वर्क है, कुछ अलग अलग मत दिए गए जो आपके सामने है। इसमें प्रमुख मत हैं, जो 3 मत हैं। नंबर 1 आता है सैंडविच या ट्राइलेमेलर कॉन्सेप्ट। ये किसके थ्रू दिया गया था? डैवसन एंड डेनियल की।
तो डेफसन और जैंगली ने ट्राइमर या सैंडविच मॉडल दिया। इस मॉडल के अनुसार क्या है, इस मॉडल के अनुसार है कि दो प्रोटीन की लेयर होती हैं, आप ये देख रहे हैं रेड कलर से, ये रेड कलर से देख रहे हैं, दो प्रोटीन की लेयर होती हैं और इन दो प्रोटीन की लेयर के बीच में फॉस्फोलिपिड उपस्थित होता है। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, दो लेयर फॉस्फोलिपिड की होती हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि सैंडविच होता है, दो ब्रेड पीस के बीच में उसमें कुछ आलू वगैरह भरे जाते हैं, वही इस कॉन्सेप्ट यहां पर है, वही रचना, कुछ समानता इसमें पाई जाती है, इसीलिए इसे सैंडविच मॉडल कहा गया, जो डेफसन और जेंगली के थ्रू दिया गया था। इसमें होता क्या है, दोनों तरफ प्रोटीन लेयर है और बीच में फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर उपस्थित होता है। प्रोटीन लेयर की जो मोटाई होती है वो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम है, जो ऊपर वाला और नीचे वाले की 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और बीच में जो बाई लेयर पाई जाती है, दोहरा स्तर पाया जाता है फॉस्फोलिपिड का, उसकी 35 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी टोटल मिलाकर लगभग 75 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है सेल मेम्ब्रेन की। इसके बाद अगला मत दिया गया जिसे कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, या हिंदी में बोलेंगे इकाई कला प्रतिरूप। क्या था ये कॉन्सेप्ट? इकाई कला प्रतिरूप में ये जो दिया गया था बाई रॉबर्टसन के थ्रू दिया गया था। रॉबर्टसन ने इनमें बताया कि कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन सभी ऑर्गेन्स में समान रचना की होती है। हालांकि रचना में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, जो सैंडविच मॉडल था लगभग वही मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट में दिया गया, परंतु इसमें उन्होंने बोला कि सारी जितने भी एक कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं, उनकी सभी की सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन की रचना समान होती है। इन दोनों मतों के बाद तीसरा आया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा माना जाता है, और ये दिया था सिंगर और निकल्सन ने दिया था। इसको हिंदी में तरल मोज़ेक प्रतिरूप भी बोलते हैं, तरल मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? तरल माने आप जानते हैं, तरल यानी फ्लूइड, और मोज़ेक मीन्स होता है अर्ध ठोस या ठोस, अर्ध ठोस के बीच की स्थिति होती है। तो तरल मोज़ेक प्रतिरूप यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो तरल और ठोस दो चीजों से मिलकर बना है, ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया था सेल मेम्ब्रेन के विषय में, जो दिया था सिंगर और निकल्सन ने। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस प्रकार से भिन्न है सैंडविच जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, ट्राई लेमिलर जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, उससे ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर और निकल्सन के द्वारा दिया गया है, ये किस प्रकार से भिन्न है? देखिए, सबसे पहले सैंडविच मॉडल के अंदर बताया गया था कि इसमें प्रोटीन की बाई लेयर होती हैं, प्रोटीन की दो लेयर हैं, ऊपर और नीचे, इसके बीच में जो पाया जाता है वो फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड का दोहरा स्तर बीच में यहां पर उपस्थित होता है। जबकि अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में देखें जो सिंगर और निकल्सन के थ्रू दिया गया था, तो यहां पर कोई भी प्रोटीन ऊपर नहीं है। इन्होंने ये नहीं बताया कि प्रोटीन, ये तो इन्होंने बताया कि प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड पाई जाती है, लेकिन प्रोटीन के अरेंजमेंट में यहां एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। यहां पर ये लेयर के रूप में है, यहां पर इसकी लेयर पाई जाती है जो फॉस्फोलिपिड को दोनों तरफ से कवर करे हुए है, लेकिन यहां पर ये कवर नहीं करे हुए, यहां पर ये फॉस्फोलिपिड के साथ मिला हुआ पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड के साथ यहां पर प्रोटीन मिला हुआ पाया जाता है। तो यहां पर इस प्रोटीन के लगने की अगर हम व्यवस्था देखें तो ये तीन प्रकार से लगा हुआ है। नंबर एक आता है, ये जो प्रोटीन लिपिड लेयर के बाहर है, इसको कहते हैं स्फेरिकल प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। इसके साथ ही कुछ प्रोटीन यहां देख रहे हैं कि अंदर धंसा हुआ है, जो लिपिड लेयर में धंसा हुआ है, अंदर इन्वेज है, अंदर घुसा हुआ प्रोटीन है, इसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। और इसके साथ ही कुछ प्रोटीन ऐसा होता है जो इस लिपिड लेयर में एक सिरे से लेकर, एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक फैला रहता है, और इसको कहते हैं टनल प्रोटीन। तो ये कहलाता है टनल प्रोटीन।
यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो रचना बनी हुई है मुख्य रूप से जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसमें प्रोटीन और लिपिड की कैसी व्यवस्था है। यानी जो लिपिड है वो 3 रूपों में पाया जाता है, पेरिफेरल प्रोटीन, टनल प्रोटीन और दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन। इसके साथ साथ इसमें कुछ लिपिड्स होते हैं जो प्रोटीन से जुड़े हैं और कुछ लिपिड होते इसमें होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। तो ये है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट से बनी रचना है। इसका काम हम बाद में बताएंगे जब इस कोशिका जो कला है इसके काम के विषय में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 प्रकार के प्रोटीन देखे हैं, तो पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन और टनल प्रोटीन। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये इंटीग्रल प्रोटीन है ये मुख्य रूप से किसका बना हुआ आता है, परमीएज से बने हुए होते हैं। परमीएज ये परमीएज है। और वहीं जो टनल प्रोटीन है वो पॉरीन प्रोटीन से बनता है मुख्य रूप से। और जो पेरिफेरल जो प्रोटीन है ये स्पेक्ट्रिन प्रोटीन से बना है, स्पेक्ट्रिन के थ्रू बना है जिसे पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। तो ये स्पेक्ट्रिन है, ये पॉरीन है और ये परमीएज है। यहां पर अगर हम देखें तो ये लगभग 30% उपस्थित होता है और ये 70%। इसके बाद हम देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस तरीके से काम करता है, क्या फंक्शन है इसका। तो इसका फंक्शन मुख्य रूप से होता है कि जैसे कि इसका पास कराना जो भी पदार्थ हैं जिसकी कोशिका को जरूरत है या कोशिका से किसी पदार्थ का बाहर निकलना जरूरी है तो वो इसी झिल्ली के थ्रू मूव करते हैं। इनसाइड में अगर अंदर आना है तो भी और बाहर जाना है तो। इसमें अगर हम इस मॉड्यूल को इस तरीके भी समझ सकते हैं कि ये ऐसे समझिए आप जैसे कि किसी फ्लूइड में कोई सॉलिड स्टेज मैटर, कोई ठोस पदार्थ तैर रहा हो। तो तरल अवस्था में कौन पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड तरल अवस्था में होती है और जो प्रोटीन होता है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है यानी फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल कैसा होता है, तो कैसा होता है इसका एक मॉलिक्यूल। देखिए यहां पर ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में हम देख रहे हैं कि 2 भाग हैं। यहां से अगर हमने एक मॉलिक्यूल को देखा तो वो कैसा है, इसका एक हेड होता है जिसे हाइड्रोफिलिक पोर्शन कहते हैं और निचला भाग जहां पर 2 लंबी रचनाएं पाई जाती हैं, ये इसकी अणु संरचना है जिसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक पोर्शन। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पोर्शंस, इसका क्या अंतर है इसमें है कि हाइड्रोफिलिक पोर्शन यानी जलरागी और ये क्या है जल विरागी। ये जल विरागी यानी ये जल स्नेही भी बोल सकते हैं और ये क्या है जल विरागी है, ये अपोजिट जल के अपोजिट में रहता है और ये जल रागी है। इसमें अगर हम देखें तो नीचे हाइड्रोफोबिक जो पोर्शन है इसमें 2 पार्ट हैं, एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी 2 फैटी एसिड हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी हाइड्रोफोबिक जो पोर्शन है यह हाइड्रोफोबिक पोर्शन 2
रचनाओं से मिलकर बनता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। वहीं जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है इसमें पाया जाता है मेनली फॉस्फेट ग्रुप, और दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल है ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कंपोजिशन है इसका? तो यहां पर सबसे पहले है प्रोटीन। तीन चीजें इसमें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स। जो प्रोटीन होता है वो 60 से 70% है, 60 to 70% इसमें प्रोटीन होता है, जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। आपने यहां देखा 3 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता, इंटीग्रल प्रोटीन, टनल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है इसकी परसेंटेज इसके निर्माण में सबसे ज्यादा होती है, तो ये प्रोटीन है यहाँ 60 to 70% है। इसके बाद आता है फॉस्फोलिपिड, जिसका बाइलेयर यहाँ पाया जाता था। बाइलेयर है यहाँ पर, फॉस्फो की लेयर है जो एक तरल पदार्थ के रूप में होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये फॉस्फोलिपिड होता है 30 से 40, 30 to 40% होता है। और सबसे कम मात्रा में जो पाया जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसमें 1 से लेकर केवल 5%, 1 to 5% होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में होता है। यहां पर आप देख रहे हैं ये इंटीग्रल प्रोटीन, यानी प्रोटीन से जब ये कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है तो ये बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन, और जब ये लिपिड से जुड़ता है तो ये बनाता है ग्लाइकोलिपिड बनाता है। इसका काम हम इसके क्रिया को सेल मेम्ब्रेन के विषय में जब आप पढ़ेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस, इसका रोल पढ़ेंगे, तब ये हम आपको इसी चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे। अब आता है इसका मेनली फंक्शन क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं, देखते हैं इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर जो करी गई थी सबसे पहले वो नेजेली और क्रीमर के द्वारा की गई थी। इसके बाद प्लाज्मा नाम दिया फ्लावर ने। यहाँ इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, लिविंग है, इलास्टिक है, थिन है, सेलेक्टिव, परमिएबल है। और सेल मेम्ब्रेन का जो मेनली जो वर्क है वो होता है जैसे कि किसी घर में एक चौकीदार होता है, नियंत्रण करती है, अंदर या बाहर बहिर्गमन होता है पदार्थों का, उस पर पूरा नियंत्रण करती है। तो ये कुछ मुख्य बात थी सेल मेम्ब्रेन के विषय में। दोस्तों अब हम इसके साथ जो हमने टॉपिक कंप्लीट करा रहे हैं, अब हम उसके विषय में इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करेंगे जो रिलेटेड नीट में या किसी जो प्रयोगात्मक परीक्षाओं में आते हैं, या एनसीईआरटी में जो बोर्ड परीक्षा है उसमें अधिकांशतः पूछे जाते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो भी है एक जो उनका सिलेक्शन है, जो उनका संग्रह है, उसको हम टॉपिक के बाद आपको बताया करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिन पर आपको फोकस करना है, याद करना है। तो चलिए अब चलते हैं, इसका रोल क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी सेल मेम्ब्रेन का। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का क्या रोल होता है, क्या काम होता है। तो साथियों सबसे पहले हमने बात की थी कि फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का। सबसे जो मुख्य कार्य है इसका वो है कि ये क्या काम करती है, एक चौकीदार की तरह काम करती है। जो मेन काम है इसका चौकीदार की तरह काम करना है, चौकीदार यानी गार्ड की तरह वर्क करती है। हमारी कोशिका में एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, सभी सेल में प्रेजेंट है। किसी भी सेल में किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर नहीं आने देना, किसको बाहर निकलना है और किसको बाहर नहीं निकलने देना, ये 4 काम होते हैं। कौन कौन से काम हैं?
सेल में किस कंपाउंड्स को अंदर आना है या गैस को अंदर आना है, किस मैटर को अंदर आना है, किस कंपाउंड को अंदर नहीं आने देना है, किस कंपाउंड को बाहर जाने देना है और किसको बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि सेल में मेटाबॉलिक बहुत सारी रिएक्शंस चलती रहती हैं। तो इसमें ऑक्सीजन और जो भी फूड सप्लाई है वो अंदर जाती है, इसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड है और एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर आता है। तो ये आवागमन लगा रहता है। इस आवागमन को कंट्रोल करने का काम होता है सेल मेम्ब्रेन का, यानी मोस्टली हम कह दें तो क्या काम है, चौकीदार की करता है काम होता है। तो यहाँ पर इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नंबर 1 है चयनात्मक, यानी सेलेक्टिव परमिएबल है। सबसे पहले हम जब इस टॉपिक को बता रहे थे मैंने बताया था कि एक सेलेक्टिव परमिएबल है, यानी कोई भी मैटर जब इसके पास आता है, आउटर मैटर है कोई भी बाहर पास आता है, तो ये उसको सबसे पहले उसका सिलेक्शन करती है, उसे चेक करती है कि ये हमारी ही बिरादरी का है, इसकी हमें जरूरत है या नहीं। अगर वो है, मिलता जुलता है, सिमिलर है, तो ये उसको अंदर आने देती है। और अगर ये इससे मैच नहीं करता है, ये कोई बाहर का पदार्थ है, तो ये इसको अंदर नहीं आने देगी, ये इसको रोक लगा देगी, इसको अंदर ये एंट्री, इसकी एंट्री अंदर नहीं हो पाएगी। तो ये था चयनात्मक। अगला आता है सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन यानी इसकी पहचान करना। मान लीजिए जैसे कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। कोई पर्सन है, उसका लिवर ट्रांसफर करा जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है। तो सबसे पहले एक सेल, मान लीजिए कोई ये लिवर की सेल है, इस लिवर की सेल को अगर आप किडनी में लगा देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। या किडनी की सेल को अगर आप लिवर में लगा देंगे तो ये काम नहीं करेगा। यानी चौकीदार तो केवल इतना ही ध्यान दे रहा है कि आपके मकान में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना। यहां इसका एक और एडवांस रोल है कि पड़ोस में कौन बस रहा है, कोई बराबर की कोशिका कौन सी है, ये इस बात का भी ध्यान रखता है। अगर कोई भी सेल, आप लिवर की सेल को, आप मान लीजिए ये लिवर है, लिवर की सेल को आपने किडनी में ट्रांसफर कर दिया, तो ये इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसको कभी भी टेकअप नहीं करेगी। तो ये था सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, यानी सेल की पहचान करना, दूसरी सेल की पहचान करना। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट, जो इसका मेन वर्क है ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये दो प्रकार का ट्रांसपोर्ट है। जब ट्रांसपोर्ट केवल डिफ्यूजन की वजह से होता है, डिफ्यूजन यानी कि विसरण, और इसके अंतर्गत होता क्या है कि जब कोई पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है, तो इसको विसरण कहते हैं। यानी जब कोई मैटर अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करता है, तो इसे कहते हैं डिफ्यूजन। इसमें कोई भी एटीपी यूज नहीं होती, एटीपी इसमें यूज नहीं होती, इसलिए ये कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी कंज्यूम होती है, एटीपी खर्च होती है, और ये विसरण से उल्टा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी अधिक सांद्रता की ओर मैटर आता है, पदार्थ गति करते हैं किधर से, कम सांद्रता की ओर से। यानी ये सिंपल डिफ्यूजन है, जब कोई हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, और जब कोई कंपाउंड अपनी डिफ्यूजन से अपोजिट मूव करता है,
यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव करता है, तो इसमें एटीपी की जरूरत होती है। ये काम सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है और इस ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये देखा हमने चयनात्मक, यानी किसको अंदर आने देना है किसको नहीं आने देना। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, यानी एक सेल दूसरी सेल को कैसे पहचानती है, वो उसको एक्सेप्ट करती है, उससे किसी तरीके से अटैचमेंट बनाती है या नहीं बनाती, ये काम भी, ये पहचानने का काम भी सेल मेम्ब्रेन का है। और एक काम है ट्रांसपोर्ट। आगे देखते हैं एक्सोसाइटोसिस, यानी किसी को भी जब कोई एक्सक्रीटरी मटेरियल सेल से हम कहा जाते हैं आउट करते हैं, सेल से जब कोई बाहर फेंका जाता है एक्सक्रीटरी मटेरियल, तो उसको कहलाते हैं एक्सोसाइटोसिस। जब कोई मैटर सेल में लिया जाता है आउटसाइड से, तो वो कहलाता है एंडोसाइटोसिस। तो यहां पर हम जो फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का, जिसमें आपने देखा चयनात्मक, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, ये यहां पर इसका मेन फंक्शन है। इसी चीज को आप विस्तार में जो पढ़ेंगे, अभी हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो वैक्यूल होगी, यानी टोनोप्लास्ट, जहां पर आप इसे अभी विस्तार से पढ़ेंगे कि ये जो कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, किस तरीके से उसका आवागमन होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा वो किस तरीके से उसका आवागमन बना रहता है, ये पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम होगा टोनोप्लास्ट, यानी वैक्यूल। जो हमारी वैक्यूल होती है, जो कोशा सेल में जो वैक्यूल है, तो उसका जो रचना होगी उसमें आप पढ़ पाएंगे। तो ये था ये टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। धन्यवाद।